गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छा ही होगा। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 बात करने जा रहे हैं। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 7 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बात किया जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इससे पहले हम फिर थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करा दें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। लेकिन ध्यान रखें, जो ये रिवीजन वाला अपने कॉपी में दोबारा ना लिखें। जहाँ से फिर न्यू पॉइंट स्टार्ट करते हैं वहाँ से आप स्टार्ट करें। वैसे हम फिर बोल देंगे जो यहाँ से आपको क्या करना है, नोट करना है। पहले हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं। इससे क्या होगा, तो आप लोगों को कंटिन्यूअस बना हुआ रहेगा। और हम जानते हैं जो आप कितना घर पे पढ़ते होंगे, इसीलिए रिवाइज कराना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस कवर करना कोई बहादुरी नहीं है और न ही उसमें कोई समय लगेगा। सिलेबस कवर करने में ज़रूरत है आप कितना उसको बचा रहे हैं। जितना आप बचा रहे हैं, जितना आप उसको रख रहे हैं, वही आपके काम की बात है। तो चलें हम सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक वैसा ब्रांच जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में। क्या स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के कन्वर्जन के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसमें एक वैसा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है इलेक्ट्रिकल में, और दूसरा वैसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रिकल चेंज होता है केमिकल में। मतलब केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में जो एनर्जी का कन्वर्जन है, उस कन्वर्जन को हम जहां कहीं भी स्टडी करते हैं वही तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग एनर्जी का बात करेंगे, और एनर्जी के अंदर एनर्जी कन्वर्जन के अंदर दो बात। एक वैसा कन्वर्जन जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर जाएगा केमिकल एनर्जी में, और दूसरा वैसा कन्वर्जन जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिर्फ दो ही टाइप का स्टडी का हम बात करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है केमिकल में, जो हम देखे, इसका नाम रख दिया गया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और यही हम बात किए थे इलेक्ट्रोलाइसिस।
और अगेन केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल, तो उसको नाम रखा गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इसी को हम क्या कह देंगे, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल ये एक साइंटिस्ट का नाम है। और क्या कहा जाएगा, तो वोल्टाइक सेल। और क्या कह देंगे, तो डैनियल सेल। तो ये सब का सब हम लोग इसमें इतना ही समझेंगे, जो केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो लोग फर्स्ट क्लास कर रहे हैं इसको तो नोट करना ही पड़ेगा। और इस लेक्चर से पहले 6 लेक्चर बात कर लिए हैं, उसको भी आप टाइपिंग करें यूट्यूब पे जा करके। भी किशोर सर केमिस्ट्री पटना सभी आपको 1 by 1 मिल जाएगा। तो ये जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन में के दौरान निश्चित रूप से केमिकल रिएक्शन होगा, और यदि केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। और यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो हम लोग कहेंगे जो वहां रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या समझे बात? कोई भी केमिकल बात हो तो निश्चित रूप से रिएक्शन तो होगा ही, और यदि रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीडेशन होगा। यदि हम Zn प्लस प्लस से कन्वर्ट करते हैं Zn में, तो यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। और ये जो इलेक्ट्रॉन गेन किया इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो रिडक्शन के नाम से जानेंगे। ये किस नाम से जाना जाएगा, तो रिडक्शन। यानी जहां पे रिडक्शन हो वहां कौन सा प्रोसेस होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, यदि यही Zn कन्वर्ट हो Zn प्लस प्लस में, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को जोड़ दिया जाए, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों को मिला करके कहा गया है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, इस रिडॉक्स रिएक्शन को फर्दर 2 भाग में डिवाइड किया गया है। यदि नोट करना हो रफ पे तो पॉज करके नोट कीजिए, लेकिन अभी जो लोग रेगुलरली इससे पहले 6 लेक्चर नोट किए उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। हो गया? तो
एक टर्म मिला हमको रिडॉक्स रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसको कह दिया गया है रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिडॉक्स रिएक्शन को दो भाग में डिवाइड किया गया। रिडॉक्स रिएक्शन एक को कहा गया है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरे को क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां से जो लोग इससे पहले 6 लेक्चर नोट किए रेगुलर वे में, अब यहीं से नोट करना है लेक्चर 7 के लिए। अब समझें, रिडॉक्स रिएक्शन दो टाइप का, एक डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है, इस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हम क्या समझेंगे। एक वैसा रिडॉक्स रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही भेसल में हो, सेम भेसल में हो, तो उसको हम कह देंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इफ रिडॉक्स रिएक्शन occurs in a vessel is called direct redox reaction। और जैसा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो देखे, वे एग्जाम्पल है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का। एक ही कंटेनर में यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो रहा हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, ये डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे मान लिया जाए Cl- और Na+, तो Na+ यहाँ लिबरेट होगा, Cl- यहाँ लिबरेट होगा। तो Cl- जो है वे कहाँ पहुंच गया था, तो एनोड पे। एनोड पे तो एनोड पे Cl में बदल जाता था और Cl अनस्टेबल है तो 2 Cl, Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो घटना हो रहा है वे कौन सा, तो रिडक्शन हो रहा है। अगेन कैथोड पे यदि बात करें तो ये कैथोड पे Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये जो प्रक्रिया है, सॉरी यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन, और यहाँ जो प्रक्रिया होगा वे होगा रिडक्शन। तो एक ही कंटेनर में यदि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो कह देंगे वहां कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या समझेंगे, इफ द रिडॉक्स रिएक्शन occurs in separate vessel, if the redox reaction occurs in two separate vessel is called indirect redox reaction। दो अलग अलग भेसल में हो। एग्जाम्पल, ये जो हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वे एग्जाम्पल है किसका, तो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का। यानी हम क्या कह दें, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
इज बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसका तो डिटेल हम बात करेंगे ही, तो इसमें एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर हो गया। जो रिडॉक्स रिएक्शन एक वैसा फेनोमेनन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, तो उसको नाम रख दिया गया रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या समझे, जो कितने कैटेगरी का होगा, दो, एक को कहा गया डायरेक्ट, दूसरे को कहा गया इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में क्या होगा, एक ही वेसल में यदि रिडॉक्स रिएक्शन हो तो डायरेक्ट कहा गया, जिस पर यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो इससे पहले फैराडे लॉ जो हम देखे, वे लॉ किस पे बेस्ड है बाबू, तो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन पे। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन जो कि अलग अलग वेसल में बात करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, वे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है। तो इसको पॉज करें, वीडियो को नोट कर लें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल एक वैसा डिवाइस मतलब यंत्र, एक वैसा डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस converted into electrical energy is called electrochemical cell और galvanic cell। यानी जैसे ही आपसे कहा जाए जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, समझ जाएंगे जो वे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। लेकिन वे जो कन्वर्जन है ये कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस, मतलब स्वतः अपने आप होना चाहिए। ये जो इससे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो बात किए, वहां जो फैराडे लॉ बात कर रहे थे, इलेक्ट्रोलाइसिस बात किए, उसमें क्या हो रहा था, जो करंट प्रोवाइड करने के बाद कैथोड और एनोड पे डिपोजिशन होता था आयन का, तो करंट के कारण हो रहा था, यानी वे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस था, स्वतः नहीं हो रहा था, किसी एजेंट के सहायता से हो रहा था। लेकिन यहां क्या बात किया गया, जो ये स्वतः अपने आप, यानी अरेंजमेंट हम फिट कर देंगे, फिट करने के बाद स्टार्ट हो जाएगा केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, तो हम कह देंगे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और उसी को हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे, उसी को वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। ये सब साइंटिस्ट का नेम है, लेकिन मेन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी एक वैसा सेल जहां पे क्या हो, केमिकल एनर्जी चेंज कर जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है ये 12th के लिए भी और जेई नीट के लिए भी। तो पॉज कीजिए, वीडियो को नोट कीजिए, कर लिए नोट, चलिए देखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंस बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एकदम पूरा का पूरा 100% कंसंट्रेशन अब मेरे पास होना चाहिए। देखते रहें जो आप कैसे हम बात करते हैं। एक भेसल, ये जो भेसल है, इस भेसल में किसी कंपाउंड का, किसी आयोनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन ले, जैसा कि यहाँ पे हम ले रहे हैं ZnSO4, इसका सॉल्यूशन बना लिए।
इस ZnSO4 में इस Zn का एक सॉलिड रॉड को डिप कर दिए, डुबा दिए, इमर्ज्ड कर दिए, या यूं कहिए रख दिए। तो यहां जो ZnSO4 है, जैसे ही इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये जो है Zn प्लस प्लस और SO4 डबल माइनस में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। यानी यूं कहें हम, जो यहां एक कैटायनिक सॉल्यूशन मिला और उसमें हम ये रॉड लगा रहे हैं सॉलिड जिंक का। तो यदि किसी कैटायनिक सॉल्यूशन में उसके ही रॉड को इमर्ज कर दिया जाए तो वे कहलाता है हाफ शेल। फिर से, इफ ए मेटल डीप इनटू इट्स ऑन कैटायनिक सॉल्यूशन, अपने ही कैटायनिक सॉल्यूशन में, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? हाफ शेल, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोड। अगेन ये जो बन गया, इसको अब आप किस नाम से जाने? इलेक्ट्रोड के नाम से जाने। जिंक का जो है इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो यहां जो जिंक का इलेक्ट्रोड है कुछ ना कुछ होगा। ये कंसंट्रेशन Zn प्लस का, ये भी कुछ ना कुछ होगा। तो हम मान लेते हैं जो वेट ऑफ जिंक जो है इनिशियली ये 10 ग्राम है, और मोलरिटी ऑफ जिंक, मोलरिटी जो Zn प्लस का है ये मान लेते हैं जो 2m है, मोलरिटी Zn प्लस का। तो ये पूरे सेटअप किस नाम से जाना जाएगा? तो हाफ सेल के नाम से जाना जाएगा। किसे कहेंगे हाफ सेल? यदि किसी मेटल को उसके अपने ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इमर्ज कर दिया जाए, डुबा दिया जाए, तो उसको हाफ सेल कहेंगे। यहां भी एक दूसरा वेसल लें और उसमें हम रख रहे हैं CuSO4 का सॉल्यूशन। अब समझ गए होंगे, यदि CuSO4 लिए तो सॉलिड रॉड जो है वे भी लेना पड़ेगा, Cu का ही, कॉपर का ही रॉड लेना पड़ेगा। अगेन ये CuSO4 Cu प्लस प्लस और SO4 डबल माइनस में टूट जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है जो कॉपर सल्फेट ही लिया जाए, यहाँ नाइट्रेट भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, लेकिन किसी मेटल का साल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए जो कि अब इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो अगेन ये किस नाम से जाना जाएगा? तो हाफ सेल के नाम से जाना जाएगा, या यूं कह दें इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाएगा। और ये सॉलिड Cu हो गया जिसको हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। यहां भी कुछ न कुछ वेट होगा कॉपर का, तो हम मान लेते हैं जो ये भी इनिशियली हम 10 ग्राम ही लिए, और
यहाँ पे जो Cu++ है उसका मोलरिटी भी हम 2m ही लिए, 2m नहीं कुछ डिफर कर देते हैं, मानते हैं जो 3m है। ये कंसंट्रेशन, मोलरिटी। तो अभी तक क्या क्लियर हुआ? जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितने हाफ सेल होता है? 2 हाफ सेल होता है। इस दोनों हाफ सेल को, ये जो दोनों हाफ सेल है, उस हाफ सेल को हम क्या करेंगे? तो कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे? तो वोल्ट मीटर से। यहां पे कनेक्ट कर दें वोल्ट मीटर। अब ये क्या है? तो ये एक डिवाइस है जिसके सहारे हम ये पता कर लेते हैं जो करंट फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वोल्ट मीटर। जैसे ही हम यहां स्विच ऑन करते हैं तो अब हमको क्या मिला? यहां पे तो यहां पे ऑब्जर्व किया गया, जो ये वोल्ट मीटर इंडिकेट कर रहा है, जो इसमें तो करंट का फ्लो हो रहा है, इसका स्विच डिफ्लेक्ट कर गया। इससे साबित हुआ जो ये जो सिस्टम बना, उस सिस्टम में करंट स्टार्ट हो गया। तो यदि करंट कहीं भी हो तो इसका मतलब होगा जो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है, और यदि इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है तो कहीं इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है तो कहीं कंज्यूम हो रहा है। तो ये पाया गया जो ये जो Zn है, ये Zn का जो रॉड है ये टूट रहा है Zn++ में, और जैसे ही Zn++ में टूटेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल बढ़ा तो इस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर स्टार्ट हो गया। तो यहां Zn से Zn++ तो यहां कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगेन ये पता चला जो ये इलेक्ट्रॉन फॉलो होते हुए दूसरे हाफ सेल के कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहां जो Cu++ है, ये जो Cu++ है वे लिबरेट होने लगा इसके ऊपर। तो यदि Cu++ Cu के रूप में जा रहा है तो ये प्रक्रिया कौन सा होगा? तो रिडक्शन। ये प्रक्रिया होगा रिडक्शन। तो इस तरह से दोनों हाफ सेल में एक के पास ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे के पास क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहां जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको किस नाम से जाना गया? एनोड। और यहां रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको किस नाम से जाना गया? तो कैथोड। एनोड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए हम कह देंगे जो इसके ऊपर यहां पे कौन सा चार्ज? निगेटिव। और यहां इलेक्ट्रॉन तो कंज्यूम होते जा रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव। ध्यान दें, इससे पहले जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बात किए, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये साइन जस्ट अपोजिट था। वहां एनोड पे पॉजिटिव था। कहां पे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में।
और कैथोड पे नेगेटिव था। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये साइन जस्ट क्या हो गया, अपोजिट हो गया। लेकिन ये जो प्रक्रिया है एनोड यानी ऑक्सीडेशन पे एनोड होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा, ये कहते हैं। तो इस तरह से ये एक सेटअप बन गया। हम बाय कन्वेंशन ये जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो के अपोजिट करंट का फ्लो होता है। तो अब आपको एक पॉइंट मिला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सबसे पहले बना हुआ है कितने हाफ सेल से, तो 2 हाफ सेल से। जैसे ही कहा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो पहला पॉइंट जो केमिकल एनर्जी बदल रहा है इलेक्ट्रिकल में, और दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ। तो बताइए अब करंट का फ्लो किधर कह दें? तो हम लोग कहेंगे जो करंट का फ्लो जो होगा वे कैथोड से एनोड की तरफ होगा, कैथोड से एनोड की तरफ होगा। अब आप यहाँ पे चाहें तो एक छोटा सा बल्ब लगा दें, ये बल्ब आपको जलने लगेगा। यहाँ पे एक बल्ब आप सेटअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो करंट का फ्लो हो, और जहां कहीं भी करंट का फ्लो हो जाए वहां बल्ब हम लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मन ही मन, जो सर आप तो इस लॉकडाउन में बना ही लेंगे इस डिवाइस को, क्योंकि मार्केट में इजी वे में जिंक सल्फेट या कोई भी मेटल का साल्ट, कॉपर सल्फेट ये सब मिलता है, और ये जो है जग में भी फिट कर सकते हैं, मग में भी फिट कर सकते हैं। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकता। आखिर क्या कारण है जो लॉन्ग टाइम तक नहीं चला? तो ये करंट तो स्टार्ट हो गया, लेकिन पता चला जो कुछ देर के बाद ही ये काम करना बंद कर दिया। वोल्ट मीटर इंडिकेट किया जो ये अब इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। तो ऑब्जर्व किया जाने लगा जो आखिर इसमें क्या ऑब्जेक्शन आ गया, क्या डिमेरिट आ गया जो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है। तो पाया गया जो ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी Zn+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी पहले अब जो है बाद में ये इनिशियल था, इनिशियल, और अगेन Zn+ का जो कंसंट्रेशन है वे फाइनल ये मिला जो इससे बढ़ गया। मान लीजिए जो ये 2.8 m हो गया। क्या समझे? ये इनिशियल जिस समय हम फिट कर रहे थे, और कुछ देर के बाद ये इतना कंसंट्रेशन Zn+ का बढ़ गया। इसका मतलब Zn+ का आयन बढ़ गया। अगेन ये जो वेट है, ये वेट फाइनल Zn का पता चला जो ये 8 ग्राम, मतलब पहले की अपेक्षा वेट घट गया। तो जब ये Zn से Zn+ में टूटा तो इसका मतलब ये कैटाइन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया, और जैसे ही कैटाइन का कंसंट्रेशन बढ़ा तो जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो कर रहा था वे इलेक्ट्रॉन उस कैटाइन की तरफ ही अट्रैक्ट होने लगेगा। दूसरे तरफ यहां पे क्या हो रहा था, ये Cu+ लिबरेट हो रहा था। तो जैसे ही Cu+ है तो SO4 भी होगा या कोई भी और एनाइन होगा। तो इस कारण से क्या हुआ, जो यहां पे एनाइन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा हो गया। नतीजा क्या हुआ, जो यहां आने वाले इलेक्ट्रॉन और एनाइन के बीच रिपल्सन होने लगा। इसलिए
ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक नहीं चला। कैसे हम समझ लें जो यहां पे लिबरेशन हो? तो ये इनिशियल, और यदि Cu++ फाइनल देखेंगे कंसंट्रेशन, तो मान लीजिए ये 2.7 m हो गया, यानी इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा घट रहा था। क्यों? क्योंकि Cu+ तो लिबरेट हो रहा है। कॉपर का वेट ये इनिशियल, और फिर जो वेट बात किए कॉपर का, तो पता चला जो ये 12 ग्राम हो गया। एक इमेजनरी आर्बिट्रेरी मान रहे हैं, मतलब कॉपर का वेट बढ़ रहा है, यहाँ जिंक का वेट घट रहा है, यहाँ Zn+ का कंसंट्रेशन मोलरिटी बढ़ रहा है, यहाँ Cu+ का कंसंट्रेशन मोलरिटी घट रहा है। तो आखिर क्यों ये रुक गया था, इसके बारे में हमको बात करना है। तो यहाँ Zn+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया, नतीजा क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए इधर की तरफ, वे इलेक्ट्रॉन उस Zn की तरफ ही अट्रैक्ट होने लगा। यहाँ क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन और एनाइन के बीच रिपल्सन होने लगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन, ये दो रीजन हम दे सकते हैं। इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए एक इस तरह का डिवाइस लगाया गया। ये एक ट्यूब है, ये ट्यूब है। इस ट्यूब में यहां पे अगर लगा देंगे, अगर क्या समझे बात? जो ये हम क्या करते हैं, तो अगर लगा देते हैं, अगर ये अगर जो है ये एक जेल के फॉर्म में रहता है, दोनों जगह लगा हुआ है। नहीं समझे? या तो कपड़ा बांध दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो कॉटन रख दीजिए। और इसमें जेल फॉर्म में NaCl ले लें, KCl ले लें, NH4NO3 ले लें, etc। अब इस लेने से क्या होगा ये देखना है। ये किस फॉर्म में लिया गया? जेल फॉर्म। जैसे ही इसमें से कोई एक, ये नहीं जो सभी का सभी ले लें, कोई एक, चाहे NaCl, KCl, NH4NO3, AgNO3, इस सब में से कोई एक लेगा। और जैसे ही हम लेंगे ये जेल फॉर्म में, इस तरह के ट्यूब में, जो कि दोनों हाफ सेल से कनेक्ट कर दिया गया है, पता चला जो फिर यहाँ पे वोल्टमीटर अपना डिफ्लेक्शन शो किया, पता चला जो यहाँ फिर करंट अलाउ हो गया। तो आखिर इसमें क्या हुआ होगा? तो सबसे पहले इसका नाम रख दें हम, जो नाम क्या है। तो ये हम लोग ABCD में यदि अल्फाबेटिकल में इस तरह से क्या कहते हैं, U, और ऐसा यदि कह दें तो इसका नाम इन्वर्टेड U। ये U है, लेकिन इसको बोला जाए तो हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड U। तो ये एक इन्वर्टेड U ट्यूब है, इसको क्या कहेंगे? इन्वर्टेड U ट्यूब। लेकिन इन्वर्टेड U ट्यूब तो एक शेप का नाम हो गया, इसका असली नाम क्या है यहाँ पे? तो अब और देखें, ये NaCl एक साल्ट है, NaCl क्या है? एक साल्ट है, और ये साल्ट का कनेक्शन दोनों हाफ सेल से है। और यदि दो पॉइंट को जोड़ने वाला हो और बीच में गैपिंग हो, तो उसको हम लोग ब्रिज कहते हैं। इसको क्या कह देते हैं? ब्रिज कह देते हैं। तो हम इसको किस नाम से जाने बाबू? साल्ट है, इसीलिए साल्ट रखा गया। और ये दोनों को कनेक्ट करने वाला है, इसलिए इसको साल्ट ब्रिज कहा गया।
साल्ट ब्रिज कहा गया। तो इस तरह से जैसे ही साल्ट ब्रिज लगाने के बाद वोल्टमीटर में अगेन डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया, यानी करंट अगेन फ्लो हो गया। अब इसमें थिंकिंग किया जाने लगा, जो क्या ऐसा है, क्यों इस तरह का हुआ। तो हम मानते हैं किसी एक पर बात कर लेते हैं। यदि एक पर बात करें तो ये जो Na है और Cl, तो Cl माइनस और दूसरा Na प्लस, एक पर बात कर रहे हैं, कोई भी आप एक ले सकते हैं। ये क्या हुआ होगा, ये Cl माइनस का जो फ्लो है ये इधर की तरफ हुआ और Na प्लस का जो फ्लो है ये इधर की तरफ हुआ। तो ये Cl माइनस एनोड एक हाफ सेल में आ रहा है और एनोडिक हाफ सेल में यहाँ पे ये Zn प्लस है और ये Cl माइनस है, दोनों न्यूट्रलाइज कर जाएगा, दोनों रिएक्ट कर जाएगा। नतीजा होगा जो यहाँ पे जो Zn प्लस जो जनरेट हुआ वे Zn प्लस कंज्यूम हो गया। Na प्लस जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ तो SO4 है, SO4 माइनस, यहाँ माइनस वाला इस प्लस से न्यूट्रलाइज हो गया। यानी नतीजा हुआ जो यहाँ केटाइन के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ और यहाँ एनाइन के कंसंट्रेशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यानी यूं कहिए मिनिमाइज हो गया, रिड्यूस कर गया। तो इस तरह से साल्ट ब्रिज जो है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लाइफ टाइम को बढ़ा देता है। एक साल्ट ब्रिज न्यूट्रलिटी करता है किसको, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। अब क्या कारण है जो हम इतना लिखे हैं, क्या सभी साल्ट का इस्तेमाल किया जाए या हम लोग कोई भी साल्ट रखते, ऐसा नहीं। इस साल्ट ब्रिज में उसी साल्ट को रखा जाएगा जिसमें केटाइन और एनाइन का स्पीड नियरली सेम हो, स्पीड नियरली सेम हो। दूसरा, वे केटाइन और एनाइन इलेक्ट्रोड से न रिएक्शन करें, वे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ आयन से ही रिएक्शन करें, वे इस सॉलिड से रिएक्शन न करें। तो ये यदि क्राइटेरिया है किसी साल्ट में तो उसको हम लोग साल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरे डिवाइस हम लोग समझे वे क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। फिर से एक बार समझ लें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। एक वैसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी, क्या देख रहे हैं, ये जिंक रॉड, ये कॉपर रॉड के कारण ही तो यहाँ बल्ब हम जला सकते हैं, यहाँ हमको करंट मिला। तो एक केमिकल एनर्जी बदलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने हाफ सेल से बना हुआ होता है, तो 2 हाफ सेल से बना हुआ होता है। हाफ सेल है क्या, तो यदि हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसके ही रॉड को इमर्ज कर दिया जाए, डुबा दिया जाए, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, हाफ सेल कहेंगे। इस हाफ सेल में हम देखते हैं जो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एनोड नेगेटिव चार्ज और कैथोड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है, तो करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होगा। ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाया, इसलिए साल्ट ब्रिज का इस्तेमाल किए। साल्ट ब्रिज क्या है, तो इन्वर्टेड यू ट्यूब है जिसमें साल्ट रखा गया है। उस साल्ट में एनाइन एनोडिक हाफ सेल की तरफ मूवमेंट होता है और केटाइन कैथोडिक हाफ सेल की तरफ मूवमेंट होता है। जहां वे एनोडिक हाफ सेल में केटाइन को न्यूट्रलाइज करता है और कैथोडिक हाफ सेल में एनाइन को न्यूट्रलाइज करता है।
तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। तो हमको अगेन मिटाना पड़ा। यहाँ पे इतने बड़े डिवाइस को एक फार्मूला से, एक रिप्रेजेंटेशन से बात करेंगे, जिसको नाम रख दिया गया शेल नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन या फार्मूला या सिंबोलाइजेशन। इस सेल रिप्रेजेंटेशन में आप लेफ्ट साइड Zn लिए थे, तो Zn सॉलिड था, एक वर्टिकल लाइन ZnSO4 जो कि हम सॉल्यूशन लिए इसका, और जैसे ही सॉल्यूशन हो तो ये एक्वस, चलिए सॉल्यूशन का बात होगा, क्योंकि करंट का फ्लो वाटर में ज्यादा होता है, कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं, जो कंसंट्रेशन C1। अगेन डबल वर्टिकल लाइन, और फिर दूसरे साइड हम CuSO4 लिए, वे भी सॉल्यूशन था, एक्वस, कंसंट्रेशन डिफर होगा, तो Cu ये सॉलिड। ये जो अभी इतने बड़े डिवाइस बात किए, उसका एक सिंबलाइजेशन। इसी को, ये कोई जरूरी नहीं है जो हमेशा ZnSO4 ही हो, तो Zn प्लस प्लस, मतलब इसका मतलब ये हुआ जो SO4 रहना कोई जरूरी नहीं है, SO4 के अलावा कोई दूसरा आयन भी हो सकता है, Cl-NO3 etc। एक्वस, कंसंट्रेशन C1, अगेन यहाँ पे Cu प्लस, एक्वस, कंसंट्रेशन C2 और C। तो इस तरह से ये जो सिंगल लाइन आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये वर्टिकल है, दूसरा सिंगल है, तो इसको कहा दिया गया है फेज बाउंड्री। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये किस नाम से जाना गया है? फेज बाउंड्री। किस नाम से जानेंगे? फेज बाउंड्री। ये भी क्या कहिएगा? फेज बाउंड्री। ये जो फेज बाउंड्री है, इसका मतलब हुआ जो यहां पे क्या है, ये सॉलिड लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है? एक्वस, यानी सॉल्यूशन होगा। तो एक सॉलिड दूसरा सॉल्यूशन, एक सॉलिड दूसरा सॉल्यूशन, ये फेज बाउंड्री है। ये डबल वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज का इंडिकेशन करता है। साल्ट ब्रिज। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या देखें? ये फेज बाउंड्री है, ये साल्ट ब्रिज है, ये भी फेज बाउंड्री। ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट, और ये क्या कहिएगा तो राइट। लेफ्ट साइड में हमेशा, लेफ्ट साइड में हमेशा जो भी होगा, जिसको भी रखा जाएगा, वे एनोड होगा, और राइट साइड में जिसको भी रखा जाएगा वे कैथोड होगा। लेफ्ट साइड में क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन,
और राइट साइड में रिडक्शन। लेफ्ट साइड में जहां ऑक्सीडेशन हुआ था उसके ऊपर कौन सा चार्ज? तो निगेटिव चार्ज, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। और राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये जो एक सिंबल है ये क्या कहलाएगा? सेल नोटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। किसका? ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सवाल है जो क्या हर समय हम जिंक का ही इस्तेमाल करेंगे? जिंक का ही क्यों एनोड बनाएंगे? जिंक का क्यों नहीं कैथोड बनाएंगे? तो इस सभी बातों का जानकारी धीरे धीरे मिलेगा, क्योंकि अब हम रेगुलरली पहले इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ही फिनिश करेंगे, क्योंकि हम एक वैसा पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां अल्टरनेट संभव नहीं है। तो क्या क्या समझे? क्यों जिंक को ही एनोड बनाया गया, कॉपर को क्यों नहीं? यदि चेंज कर देंगे तो कौन सा फेनोमेनन होगा, क्या घटना होगा, इस सभी का जानकारी धीरे धीरे मिलेगा। तो एक इसके अलावा हम जनरल सिंबल भी बात करेंगे, जिंक ना लिख करके, कॉपर ना लिख करके, एक दूसरे लैंग्वेज में। पहले इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अब हम एक जनरल बात करते हैं। किसी भी मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम मानते हैं कोई ना कोई मेटल ए है। यहां ए की जगह पे कॉपर, जिंक, आयरन, इटीसी, ये सॉलिड होगा। सिंगल वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन किसका? फेज डिफरेंस का। और ए जो है उसके ऊपर ए एन प्लस, एन प्लस मतलब +1, 2, 3 जो भी हो। एक्वस कंसंट्रेशन C1 मतलब कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, मोलरिटी होगा। डबल वर्टिकल लाइन, जब एक एलिमेंट ए है तो ये दूसरा एलिमेंट बी लेना होगा। लेकिन हम ऐसा भी बात करेंगे जहां पे दोनों का दोनों एक ही टाइप का एलिमेंट हो, वे भी बात करेंगे। लेकिन यहां उस तरह का भी बात नहीं कर रहे हैं, दो अलग अलग एलिमेंट का। फिर यहां पे कुछ ना कुछ प्लस होगा, ये एक्वस कंसंट्रेशन C2, B ये सॉलिड। तो इस तरह का ये एक जनरल कन्वेंशन हो गया। तो इतना के बाद अब हम जितने भी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बात किए उस सभी को तो एक्सप्रेस भी करना होगा, उसको एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले आप इसको फिर नोट कर लें। तो अब इसका कहानी क्या क्या जो समझाए हैं। द रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज हाफ रिएक्शन। ये रिएक्शन लिखा हुआ है। अकर्स इन 2 सेपरेट कंपार्टमेंट, अलग अलग कंपार्टमेंट में हम लोग देखें। इज नोन एज हाफ सेल, और उसको किस नाम से जानते हैं? हाफ सेल। ईच हाफ सेल, प्रत्येक हाफ सेल, इफ ईच हाफ सेल कंटेन ए मेटल रॉड इनटू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इट्स ओन केटाइन। अपने ही केटाइन में देखे थे, जैसा कि Zn को Zn प्लस में डाल दिए थे, Cu को Cu प्लस में, नॉन एज इलेक्ट्रोड। और जो वे रॉड है सॉलिड रॉड, जिंक, कॉपर, उसको हम किस नाम से जाने थे? इलेक्ट्रोड। 2 हाफ सेल कनेक्टेड थ्रू ए साल्ट ब्रिज। ये जो दोनों का दोनों हाफ सेल है किसके द्वारा? साल्ट ब्रिज के द्वारा। ध्यान दें, ये जो इलेक्ट्रोड है वे कनेक्टेड होता है वायर के द्वारा, और ये जो हाफ सेल है
वे कनेक्टेड होता है साल्ट ब्रिज के द्वारा। टू इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड थ्रू मेटालिक वायर। क्या समझे बात? ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रोड मेटालिक वायर के द्वारा और दोनों का दोनों हाफ सेल साल्ट ब्रिज के द्वारा। द इलेक्ट्रिक करंट मूव फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर हाफ सेल। एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल। तो जितना भी कहानी आपको समझाए उसी का हम एक्सप्रेस किए हैं। पॉज करके नोट कीजिए। तो अब रिएक्शन को समझें, जो क्या क्या हुआ था। तो रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन हुआ उस रिएक्शन को समझना है। तो ऑक्सीडेशन अकर्स कहां पे? तो लेफ्ट साइड। तो देख लेना है जो लेफ्ट साइड में, और वहां हम क्या देखे हैं? Zn जो सॉलिड है रॉड, वे Zn प्लस प्लस एक्वस, और कितने इलेक्ट्रॉन यहां पे लूज हुआ? तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगेन रिडक्शन, और रिडक्शन अकर्स कहां पे हुआ था? हैं? तो राइट साइड इलेक्ट्रोड, यहां भी इलेक्ट्रोड लगा दें। तो रिडक्शन में Cu प्लस प्लस जो कि एक्वस में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बदल जाएगा Cu सॉलिड के रूप में। इस तरह से यदि हम बात करें नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन, तो क्या कहेंगे? Zn Cu 2 इलेक्ट्रॉन, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड जोड़ दिए, राइट साइड Zn प्लस प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन कहलाया, इसको हम कह देंगे कौन सा रिएक्शन है? तो रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ये जो नेट सेल रिएक्शन के अंदर ये रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से अभी जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखे, उसमें किसी भी रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गेन होगा। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गैल्वेनिक शेल। तो हम क्या देखे हैं? ये जो फिगर अभी बनाए, फिगर, इट इज क्लियर दैट ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ है और उस प्रोसेस के दौरान, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, दिस इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स थ्रू एक्सटर्नल वायर सर्किट। External circuit. When these electrons enter to cathode compartment, they reduce metallic cation to metal atom. Metallic cation को reduce कर दिया metal atom में। Thus we see that in galvanic shell, electron move through एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एनोड से कैथोड की तरफ मूव होता है।
और ये सारा का सारा बात अभी हम फिगर के सहारे समझें। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। साल्ट ब्रिज। तो यदि हमसे कह दिया जाए साल्ट ब्रिज क्या है, स्पेशली 12th का यदि बात कर लें तो व्हाट इज साल्ट ब्रिज, तो क्या लिखेंगे, जो टू हाफ सेल आर कनेक्टेड बाय एन इन्वर्टेड यू ट्यूब व्हिच कंटेन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट क्या हम बात किए थे, जो यदि कोई भी सबस्टांस रिएक्शन ना करे एक स्पेसिफिक पार्ट से तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इनर्ट कहते हैं। KCl, KNO3, NH4NO3, AgNO3, NaCl etc. in the form of जेल। जेल जिस तरह से आप सॉस जो चाउमीन खाते हैं तो उसमें जो चटनी मिलाया जाता है, जेल। दिस इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड साल्ट ब्रिज, और वे किस नाम से आता है, साल्ट ब्रिज के नाम से आता है। द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज यूज्ड एज साल्ट ब्रिज शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टी। क्या क्या होना चाहिए, यानी ये सब जो यूज किया गया उसमें क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, मोबिलिटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। मोबिलिटी कह दें या स्पीड। मोबिलिटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सेम। मान लिया जाए हम KCl का बात करेंगे तो KCl टूटेगा, ये टूटा K प्लस और Cl माइनस, तो यदि इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो इसका भी उतना ही होना चाहिए। अब एग्जैक्टली नहीं तो स्लाइटली डिफरेंस, तो वही कहा गया जो मोबिलिटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सेम, सेम होना चाहिए। दूसरा क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट टेक पार्ट इन सेल रिएक्शन। वे सेल रिएक्शन में जो ऑलरेडी पहले से सेटअप है उसमें कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए। मतलब जस्ट लाइक आपके फैमिली में एक गेस्ट, यदि आपके फैमिली में कोई वर्क हो रहा हो और बाहर से आए हुए गेस्ट सिर्फ देखते रहता है, वे इनर्ट होता है, तो उसी तरह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है एक गेस्ट की तरह से काम करता है। पॉज कीजिए, नोट कीजिए। Function of salt bridge, it allow electrical contact between two solution। ये जो साल्ट ब्रिज है ये अलाउ करता है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सॉल्यूशन। इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन। हम लोग देखे थे जो अगर जेल का इस्तेमाल कर दिए थे तो ये बचाव करता है दो सॉल्यूशन के मिक्स होने का। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ईच हाफ शेल। और एक और कह दें जो इट इंक्रीजेज द लाइफ टाइम ऑफ हाफ शेल। तो बस आज इतना ही। अगले रोज हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड का बात करेंगे। अगेन एक बार फिर हम लोग समराइज कर लें जो क्या क्या आज देखे। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें केमिकल एनर्जी चेंज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें दो हाफ सेल होता है। हाफ सेल
यदि किसी मेटालिक रॉड को उसके अपने ही कैटायनिक सॉल्यूशन में इमर्ज कर दिया जाए तो वे हाफ सेल कहलाता है। दोनों का दोनों हाफ सेल साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड रहता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जहां ऑक्सीडेशन होता है उस हाफ सेल को नाम रख दिया गया एनोड, और जहां रिडक्शन होता है उसको कह दिया गया कैथोड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ और करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ। लेकिन एकदम दिमाग में नोट डाउन कर लेना है, जो साइन एनोड पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव साइन होता है और कैथोड पे पॉजिटिव होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से अपोजिट है। और यहां तक कि फंक्शन भी तो अपोजिट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या देखे थे, जो करंट पास करा रहे थे तो आयन का लिबरेशन हो रहा था, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल रहा था केमिकल एनर्जी। तो बस आज के लिए इतना ही। सेफ एट होम, स्टे एट होम।